बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2023 में जो फिज़िक्स का पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा और इस पेपर की मदद से आपको ये हेल्प मिलेगी कि पेपर आपने सॉल्व कैसे करना होता है और किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना होता है। तो इस वीडियो में हम 2023 में होने वाले पेपर के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में आपके पास MCQs गिवन होते हैं। इसमें सबसे पहले जो MCQs गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी जो है वो डायमेंशन लेस होती है, यानी कि उसकी डायमेंशन नहीं होती। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रेन में डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सेकंड MCQs पेपर का है, रियल एंड अपेरेंट वेट्स ऑफ ए बॉडी सीम टू बी इक्वल व्हेन बॉडी मूव्स विद एक्सेलरेशन। रियल और अपेरेंट वेट बॉडी के इक्वल नजर आते हैं कब? जब बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड MCQs है, ग्रेविटी परफॉर्म्स जीरो वर्क व्हेन बॉडी मूव्स। ग्रेविटी जीरो परफॉर्म वर्क करती है जब बॉडी हॉरिजेंटली मूव करेगी, क्योंकि ग्रेविटी का जो जिक्र है वो वर्टिकली होता है, हाइट के साथ ग्रेविटी चेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास 4 MCQs है, Which one is true for isothermal process? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या ट्रू है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बी ऑप्शन डेल्टा क्यू इक्वल होता है डेल्टा डब्ल्यू के। नेक्स्ट आपके पास 5th MCQs है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ ए कार्नेट इंजन हैविंग एफिशिएंसी eta1 आर ईच इंक्रीज्ड बाय 200 केल्विन देन द एफिशिएंसी eta2 विल। इसका हमारे पास सी ऑप्शन है, रिमेन अनअफेक्टेड। 6 MCQs है, ड्यू टू विच फेनोमेना डिफरेंट कलर्स अपीयर इन सोप फिल्म इन सनलाइट। किस फेनोमेना के तहत डिफरेंट कलर्स अपीयर होते हैं सोप में? सोप बबल की बात की जा रही है, उसमें जो डिफरेंट कलर्स अपीयर होते हैं वो ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होते हैं। 7 नंबर MCQs है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो किसकी इक्वल होती है? वो हमारे पास लैम्डा एल ओवर डी की इक्वल होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 8 नंबर MCQs है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस डी इक्वल टू। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो डी इक्वल टू एम लैम्डा होता है। इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 9 नंबर MCQs है, व्हेन लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड द रेशियो ऑफ ओल्ड टू न्यू टाइम पीरियड विल बी। लेंथ सिंपल पेंडुलम की डबल कर दी जाए, यानी कि एल की जगह पे 2L पुट कर दिया जाए, उसको सिंप्लीफाई करें तो ये रेशो हमारे पास 1/√2 बनेगी। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। 10 नंबर MCQs है, 30 waves pass through a medium in 1 second with speed of 30 मीटर पर सेकेंड, then the wavelength of waves is। वेव 30 waves है, नंबर ऑफ वेव्स गिवन है, टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 मीटर। बी इक्वल टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्स मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ शो। जो स्टार्स अर्थ से दूर मूव कर रहे होते हैं, अवे मूव कर रहे होते हैं, वो हमें रेड शिफ्ट शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर MCQs है, इफ टेंशन इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज मेड 4 टाइम्स देन द वेलोसिटी ऑफ वेव्स। अगर टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाए तो वेलोसिटी वेव्स की क्या हो जाएगी? तो ये हमारे पास बिकम्स ट्वाइस होगी। नेक्स्ट हमारे पास 13 नंबर MCQs है, द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट लैम्डा इज। स्प्रिंग कांस्टेंट लैम्डा जो है उसकी डायमेंशन क्या होगी? तो इसकी डायमेंशन हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की बेसिकली डायमेंशन आपने लिखनी है, उसको लैम्डा से डिनोट किया गया है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन AMT-2 होती है। 14 नंबर MCQs है, विद द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी? तो मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी VI cos थीटा होती है। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 नंबर MCQs है, A इक्वल टू 2I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप, द मैग्नीट्यूड ऑफ A इज। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास √14 आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 नंबर MCQs है, F डॉट डेल्टा T इक्वल होगा
यानी कि फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, ये हमारे पास इम्पल्स के इक्वल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 नंबर एमसीक्यूज है। इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू, वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल होता है ए बी के, इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां तक इसके एमसीक्यूज थे। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में हमारे पास क्या है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान आपने डिफरेंस लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो मिनिमम आपके पास 3 डिफरेंस आपने आंसर में लिखने हैं। यहाँ पर मैंने 5 डिफरेंस लिख दिए हैं। इनमें से कोई से भी 3 पॉइंट्स आपने पेपर में मस्ट लिखने हैं और वो 3 एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपको कंफर्म नहीं है, स्पेस आपके पास है, तो आप 4 और 5 ऑप्शंस लिख सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। हाउ आर क्रेन्स एबल टू लिफ्ट हैवी लोड विदाउट टॉपलिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली। कि जो क्रेन्स होती हैं वो इतना हैवी लोड उठा लेती हैं लेकिन वो लिफ्टती नहीं है। उसकी रीजन क्या है? तो उसमें बेसिकली 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उस बॉडी के जो क्रेन्स होती हैं उनकी बेस इतनी मजबूत बनाई जाती है, इतनी हैवी बनाई जाती है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रहता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस रहती हैं। और दूसरी चीज जो है उसमें टॉर्क जो होता है वो इन्वॉल्व होता है कि टॉर्क जब उसकी बेस इंतहाई मजबूत होने की वजह से दूसरे एंड पे लोड उठाया भी जाए तो जो उस तरफ लोड वाली साइड पे जो टॉर्क क्रिएट होता है वो दूसरे क्रेन के वेट वाले टॉर्क से हमेशा कम रहता है, जिसकी वजह से वो क्रेन नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपके पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है। प्रूव दैट द इक्वेशन E इक्वल टू HF इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर E इक्वल टू एनर्जी एंड F फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड में पहले E जो है उसकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेनी है। सपोज अगर E हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², चाहे काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या जो भी एनर्जी है, उनकी डायमेंशन आपके पास सेम आएगी। तो इसमें डायमेंशन अगर आप पुट करते हैं तो E की डायमेंशन mlt-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। m मैस है कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और v हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, यानी lt-1 आ जाएगा। डिस्टेंस के लिए लेंथ और टाइम के लिए t-1 इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डायमेंशंस ऑफ E इक्वल आ जाएगा ml² t-2, यानी कि ये सिंप्लीफाई होके ml2 t-2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में HF है। तो HF से मुराद ये है कि ये हमारे पास डायमेंशंस ऑफ HF इक्वल हैं। H की जो डायमेंशन है प्लैंक्स कांस्टेंट की वो ml² t-1 होती है। ये आपको याद होनी चाहिए, और अगर नहीं याद तो इसी फार्मूले में H इक्वल टू E/F आप करके रफ साइड पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट है उसकी मदद से भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ml² t-1 होगा। और F फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, तो इसकी डायमेंशन t-1। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, t-1 t-1 t-2 हो जाएगा, तो ये ml2 t-2 हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। कोरिलेट न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इसमें आपने कोई भी एग्जांपल देके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिलेट करना है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है वो बुलेट और गन की है, कि जब गन को बुलेट में से फायर किया जाता है तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन होता है। बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है तो गन रिवर्स मूव करती है। और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लेंथनिंग ऑफ टाइम ऑन इंपल्सिव फोर्स, गिव वन ऑफ इट्स कॉमन लाइफ एप्लीकेशंस। कि इंपल्सिव फोर्स होती क्या है? तो बेसिकली इंपल्सिव फोर्स की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद क्या कहा गया है कि एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ लेंथनिंग ऑफ टाइम ऑन इंपल्सिव फोर्स। तो इसका फार्मूला लिख के इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि जो लेंथनिंग है, लेंथनिंग द टाइम ओवर विच अ फोर्स इज अप्लाइड रिड्यूसेस द इंपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है,
कि लेंथनिंग जो है वो टाइम जितना ज्यादा होगा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा इम्पल्सिव फोर्स को। तो इस जरिए से आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद इस तीसरे हिस्से में कहा गया था गिव वन ऑफ इट्स कॉमन लाइफ एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन भी दे दी कि स्पोर्ट्स में जो मार्शल आर्ट्स होती हैं या बॉक्सिंग है, बाय एक्सटेंडिंग द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग स्ट्राइक्स एथलीट्स कैन रिड्यूस द पीक फोर्स एक्सपीरियंस बाय बोथ देमसेल्व्स एंड देयर अपोनेंट, लोअरिंग द रिस्क ऑफ इंजरी। बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें उसने क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक इंपल्सिव फोर्स के बारे में बताना है, दूसरा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और तीसरा कॉमन लाइफ एप्लीकेशन बतानी है। तो इन तीनों का एक एक नंबर होगा। डेफिनेशन का ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी और उसके बाद एप्लीकेशन लिख ली, तो तीनों का एक एक नंबर होगा। आपने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को ज़हन में रखते हुए अटेम्प्ट करना होगा। 6 नंबर एमसीक्यूज है। 6 नंबर क्वेश्चन है What will be the effect of gravity on vertical and horizontal components of projectile motion? Give its mathematical expression. कि ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड होता है प्रोजेक्टाइल पे, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है वर्टिकली। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्मली ग्रेविटी की वजह से। तो जो मैथमेटिकल इसकी एक्सप्रेशन है वो वी वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी आती है। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो ग्रेविटी हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट ही नहीं करती। हॉरिजॉन्टली जितना हम मर्जी मूव करते हैं ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, वो वैसी ही रहती है। तो इसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो वी एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा है। इन दो रिलेशंस की मदद से मुझे पता चलता है कि ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे इफेक्ट कर रही होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे इफेक्ट नहीं करती। 7 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्क डन इन इक्वल टू एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है उसमें एरिया अंडर द ग्राफ है, उसकी मदद से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो हमारे पास वर्क डन आता है। इसमें बेसिकली हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया गया होता है और वर्टिकली फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया होता है। तो जो भी हमारे पास ग्राफ बनता है उस ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो कैलकुलेट करने से हमारे पास वर्क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, डिराइव द एक्सप्रेशन v escape इक्वल टू √2 GRE। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एस्केप वेलोसिटी के बारे में बताना है और उसके बाद इसका एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है। तो इस क्वेश्चन के इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो आपको याद होना चाहिए कि आपके ज़हन में होना चाहिए कि क्वेश्चन कितना लॉन्ग है, उसको किस तरीके से गिवन स्पेस में अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी के ऊपर जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। वो लिखने के बाद आपने क्या करना है, प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय equating the initial kinetic energy with absolute potential energy। उसके बाद आपने नीचे जो गिवन स्पेस है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो इसका जो कंप्लीट प्रूव है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू G/m/r करके इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। इसमें से v escape आपने एक तरफ कर लेना है। तो ये सिंप्लीफाई होके आपके पास जो गिवन रिक्वायरमेंट है जो कि प्रूव करना था v escape इक्वल टू √2 GRE वो आपके पास प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है Why is a rifle barrel ruffled? Give reason in context of conservation of angular momentum। कि राइफल बैरल राइफल क्यों होती है, बेसिकली इसकी ये बात की जा रही है कि जो राइफल होती है उसके अब ये स्मूथ बोर है, यानी कि जो इंटरनल साइड है वो हमारे पास स्मूथ है, लेकिन इसके अंदर इंटरनल राइफल हैं। क्या मतलब है कि ये ग्रूव्स बने होते हैं, कट्स इस तरह के बने होते हैं। इसकी बेसिकली वजह क्या होती है कि जो बुलेट है वो अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करती है। ये शेप आपको नजर आ रही होगी, अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करेगी तो उसमें एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्रिएट होगा। उस एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जब बुलेट स्पिन होगी तो बेसिकली क्या होगी, उसमें एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है किस तरीके से
कि उसकी जो डायरेक्शन है वो सामने की तरफ होगी तो गन बैकवर्ड रिकॉइल करती है, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो बुलेट है वो स्टेबल रहती है, जिस डायरेक्शन में फायर किया जाए उसी डायरेक्शन में जाती है, और उसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है जब वो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी एंड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी और एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास है कि इसकी डेफिनेशन आपने लिख देनी है, फार्मूला लिख देना है और यूनिट लिख देना है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम है तो उसकी आपने डेफिनेशन लिख देनी है, उसका फार्मूला लिख दें और उसका यूनिट लिख दें। अब यूनिट और फार्मूला इसमें नहीं पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी लिखा है। उसकी रीजन क्या है कि इस क्वेश्चन को 1.5, इस ए पार्ट को 1.5 मार्क्स का बनाया गया है और इसको 1.5 मार्क्स का। अगर आप ये 3 चीजें लिख देते हैं किसी भी एक की, तो आपके पास एडवांटेज आ गया है कि वो आपके कहीं से भी मार्क्स कट नहीं करता, उसको पूरे मार्क्स देने। हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन में आंसर लिखते वक्त स्पेस नहीं गिवन इतनी कि आप ये सारी चीजें लिख सकें, मतलब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जिसमें आप ज्यादा चीजें नहीं लिख सकते, तो वहां पे आप कर सकते हैं कि सिर्फ डेफिनेशन और फार्मूला लिख लें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑब्जेक्ट विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, लाइटर ऑब्जेक्ट और ए हैवियर ऑब्जेक्ट। लाइटर ऑब्जेक्ट और हैवियर ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा जल्दी अटेन करता है। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले पे, vt इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 मीटर। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आता, अगर आप यहाँ पर और इसके बावजूद भी आप सिंपल ये फार्मूला भी लिख लेते हैं, तो आपको इसका 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। अब इस फार्मूले की मदद से एक्सप्लेनेशन है कि इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। ठीक है, यानी कि the ball filled with air will be less dense than the ball filled with water, therefore the ball with air will reach its terminal velocity first। अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि टर्मिनल वेलोसिटी, इस इक्वेशन का मतलब यह है कि टर्मिनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी जिसका डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और बात पूछी गई है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा जल्दी अटेन करने का। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा किसकी है और पहले टर्मिनल वेलोसिटी कौन अटेन करेगा, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो जो ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट होगा वो ज्यादा जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बेसिकली आपका एक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल गिवन है, जो आपकी केपीके की बुक है उधर से लिया गया है, लेकिन इसकी जो कुछ चीजें हैं, कुछ वैल्यूज हैं, वो चेंज की गई हैं। यानी कि बुक में जो आपको वैल्यूज दी गई हैं वो वैल्यूज चेंज कर दी गई हैं, मेथड सारा वही है। यूनिफॉर्म आई बीम है उसका मैथ बता दिया गया है, लोड जो सस्पेंड किया गया है, यहां पर लटकाया गया है, वो 320 kg का है। रिएक्शंस यानी कि आर ए और आर बी हमने कैलकुलेट करने हैं, तो इसमें सबसे पहले आपने डाटा नोट कर लेना है। एल गिवन है 11.2 प्लस 4.8 इक्वल टू 15 मीटर। 11.2 और 4.8 ये टोटल लेंथ ली गई है, 15 मीटर की है। उसके बाद कंसिडर ए इज द पिवट पॉइंट, तो W1 जो बीम का है, बीम सेंटर में होगी, यानी कि 15 W1 हमारे पास बीम सेंटर में है, उसका मास 550 है, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू से, तो उसका W1 वेट जो है 5390 न्यूटन आ गया। इसी तरह R1 यानी कि बीम सेंटर, 1 मिनट में असल में एनिमेशंस थोड़ी सी की आगे पीछे हो गई हैं, तो इस वजह से जहाँ पे डायग्राम में ये मैंने ट्रेनिंग की थी ये आपने स्टार्टिंग में कर लेनी है, जिसकी मदद से आपको फिर आगे समझ आ जाएगा कि ये बीम का मास है 550 kg। अब जहाँ से सेंटर से लेकर आर ए तक जो डिस्टेंस है वो 7.5 मीटर है, जो यहाँ पे नोट किया है। W1 इसकी मदद से मास 1 की मदद से कैलकुलेट किया, फिर R1 कैलकुलेट किया 7.5 मीटर, बेसिकली डायग्राम की मदद से देख के लिखा। W2 लोड है ये वाला, ये कितना है 320, इसको जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 3136 न्यूटन आ गया। और R2 क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो कितना है 11.2 मीटर। आर ए और आर बी कैलकुलेट करना है,
तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ x में x एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, इस वजह से इसको इधर ही जीरो कर दिया। दूसरी जब कंडीशन अप्लाई की समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 में, तो इसमें दो फोर्सेस अपवर्ड हैं RA और RB, उनको हमने पॉजिटिव ले लिया, और ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स डाउनवर्ड हैं, इनको नेगेटिव ले लिया। तो RA प्लस RB माइनस W2 की वैल्यू जो अभी हमने G की वैल्यू पुट करके फाइंड की वो लिखी, माइनस W1 की वैल्यू लिखी। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, दोनों उधर जाकर प्लस हो गए, ये इक्वल टू 0 जहां पे नहीं आएगा, दोनों उधर जाकर प्लस हुए, इनको प्लस किया तो 8526 हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, क्योंकि इस इक्वेशन की मदद से RA और RB दोनों फाइंड नहीं हो सकते। फिर हम क्या करेंगे कि पॉइंट A इज ए पिवट पॉइंट फॉर अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। A जो है वो पिवट पॉइंट है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, समेशन टॉ क्लॉकवाइज इक्वल टू समेशन टॉ एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें RA प्लस टॉ 1 प्लस टॉ 2, यानी कि अगर RA है ना, ये ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे रोटेट होगा अपने एक्सिस के क्रॉस, तो RA क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा मैस की वजह से जो सेंटर में था वो टॉ 1, और इसकी वजह से टॉ 2, ये इक्वल होंगे। एक है जो एंटी क्लॉकवाइज है RB, यानी कि टॉर्क डी टू RB। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, टॉ RA किसकी इक्वल होगा RRA, टॉ 1 R1 W1। RA से मुराद डिस्टेंस एंड फोर्स, डिस्टेंस यहां से यहां तक 0 है, उसको हमने R का नाम दे दिया, और RA प्लस टॉ 1, यानी कि टॉ 1 इसकी वजह से जो सेंटर में बीम का मैस है, जो पिछली बुक स्लाइड में डायग्राम प्रॉपर बनाई गई है, वहां से यहां तक की लेंथ R1, और इसका वेट W1 प्लस इसकी यहां से यहां तक लेंथ R2, और इसका वेट W2 इक्वल टू यहां से यहां तक लेंथ R3, और ये ऊपर RB आ जाएगा। तो R कितना है, इसी पॉइंट पे फोर्स है, इसी पॉइंट पे डिस्टेंस है 0। RA प्लस R1 की वैल्यू 7.5 है, डाटा में आपके पास ये वैल्यूज गिवन है, मैं आपको डाटा भी दिखा देता हूं। ये बेसिकली इसकी एनिमेशन भी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपने यहाँ पर R1 W1 ये सारी वैल्यूज डाटा में लिखी हुई हैं, ये सारी इधर पुट कर देनी है। R3 की वैल्यू आपके पास है 15, R3 की वैल्यू कैसे आई, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो ये सिंप्लीफाई करना है, इधर से RB की वैल्यू आ जाएगी, फिर RB की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो RA की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो दोनों RA और RB जो रिएक्शंस कैलकुलेट करने थे ये सॉल्व कर लिए हैं। इस न्यूमेरिकल में एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये न्यूमेरिकल लेंथ ही है, आपकी गिवन स्पेस में तभी आएगा जब इसको टोटल कैलकुलेशन के साथ लिखेंगे। पहली बात ये कि डाटा उधर लिखने की जरूरत नहीं है, डाटा आप रफ में लिख लें, लेकिन अगर लिखते भी हैं तो आप छोटा छोटा करके लिखें ताकि ये न्यूमेरिकल आपके उस गिवन स्पेस में पूरा आ जाए। क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पे भी सॉल्व करते वक्त ये न्यूमेरिकल 2 स्लाइड्स के ऊपर गया है, हालांकि मैंने अपनी जो फॉन्ट रखा है उसके मुताबिक एक स्लाइड के ऊपर उतना आंसर आता है कि वो आपके एक पेज के ऊपर गिवन स्पेस में आ जाए। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिया गया है तो आपने को प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ करना होगा कि अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ जाता है तो उसको छोटा करके लिखें ताकि गिवन स्पेस में वो न्यूमेरिकल पूरा आ जाए। और इसकी डायग्राम भी आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो वो भी स्पेस घेरेगी। क्वेश्चन पेपर के ऊपर जहां पे डायग्राम बनी हुई है वहां पे ही पेंसिल से इसको ये लिख लें। वैसे तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना अलाउ नहीं होता, तो आप रफ पेज जहां पर रफ स्पेस गिवन है वहां पे डायग्राम में ये कंस्ट्रक्शन कर लें, या उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेंसिल से कर लें और बाद में सॉल्व करने के बाद उसको मिटा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इन ऑर्बिटिंग satellites artificial gravity is created to counterbalance weightlessness. Determine the frequency of required to produce this artificial gravity. Orbiting satellite जो है उसमें artificial gravity create की गई है weightlessness को counterbalance करने के लिए। अब वो frequency कितनी required होगी उस artificial gravity के लिए वो कैलकुलेट करनी है। तो इसकी आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है कि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन से आपने स्टार्ट लेना है, और इसका जो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा। तो जी इक्वल वी स्क्वायर आर, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए
वैल्यू फाइंड कर लेंगे एफ की, जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी होगी एफ इक्वल टू 1/2 √g/r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर। फ्रीक्वेंसी क्या होगी सिंपल पेंडुलम की अगर उसकी लेंथ 2 मीटर हो। तो लेंथ 2 मीटर होने से मुराद ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, लेंथ 2 मीटर है, हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 पाई √g/l। इसमें हम g की वैल्यू 9.8 होती है, l की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.35 हर्ट्ज। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ प्रोग्रेसिव वेव्स डिफर फ्रॉम स्टेशनरी वेव्स, गिव एग्जांपल्स आल्सो। प्रोग्रेसिव वेव्स जो हैं वो स्टेशनरी वेव्स से कैसे डिफरेंट होती हैं, उनकी एग्जांपल्स भी देनी है। तो प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव्स का जो डिफरेंस है वो प्रॉपर आपने लिख लेना है। इसमें भी मिनिमम आपने 3 पॉइंट्स मस्त लिखने हैं। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स और चौथी साथ एग्जांपल ऐड की हुई है। अगर आपके पास स्पेस गिवन है तो इसी तरह 3 पॉइंट्स और चौथी एग्जांपल लिखें, अदरवाइज आपने 2 पॉइंट्स, एक डेफिनेशन, दूसरा कोई और पॉइंट और तीसरी साथ एग्जांपल मस्ट लिखें। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रेच स्ट्रिंग में, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रेच स्ट्रिंग में उसको हम फंडामेंटल मोड भी कहते हैं, और वो कब होता है जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है सिंगल सेगमेंट के तौर पर, दोनों तरफ दोनों एंड्स पे नोड्स आते हैं और सेंटर में एंटी नोड होता है। तो इस केस में हम ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है सक्सेसिव नोड्स के दरमियान वो इक्वल होता है λ1/2 के, यानी कि फुल कंप्लीट वेवलेंथ होती क्या है कि एक वेव कंप्लीट हो रही है। अब ये यहां से एक ट्रफ और एक क्रस्ट आए तो ये कंप्लीट वेव होती है, लेकिन ये उसका हाफ है यानी कि λ1/2। λ1 इक्वल आ गया 2l के। इफ v इज स्पीड ऑफ आइथर ऑफ द कंपोनेंट प्रोग्रेसिव, देन v इक्वल होता है f लैम्डा के। λ1 की वैल्यू जहां से फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है, तो f1 इक्वल टू v/λ1। λ1 की वैल्यू हमारे पास है 2l, तो f1 इक्वल आ जाएगा v/2l के, यानी कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f1 इक्वल टू v/2l होगी। 17 नंबर क्वेश्चन है, what is meant by path difference with reference to the interference of waves। पाथ डिफरेंस क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के जरिए से। तो पाथ डिफरेंस आपने बताना है। पाथ डिफरेंस हमें क्या बताता है, वेव्स जो हैं किसी भी पॉइंट पर जो पहुंच रही हैं वो इन फेस होंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, और अगर आउट ऑफ फेस होंगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ के, तो वेव रीएनफोर्स करेंगी एक दूसरे को, यानी कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। और अगर इसका ऑपोजिट होता है कि पाथ डिफरेंस जो है वो हाफ इंटीजर मल्टीपल है वेवलेंथ का, तो वेव्स कैंसल आउट कर देती हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सामने आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, यूज इट टू कंस्ट्रक्ट वेव फ्रंट आफ्टर अ टाइम इंटरवल t। हाइजेंस प्रिंसिपल हमारे पास क्या है उसको आपने डिफाइन करना है। उसके बाद यूज इट टू कंस्ट्रक्ट वेव फ्रंट आफ्टर ए टाइम इंटरवल t, तो उसको यूज करते हुए आपने टाइम इंटरवल t के बाद जो वेव फ्रंट बनेगा वो बना देना है। तो ये आपके पास सारी डिटेल गिवन है, ये इसी तरह से डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन लिखनी है और ये साथ डायग्राम भी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इज द एनर्जी डिग्रेडेड ड्यूरिंग ऑल नेचुरल प्रोसेसेस एक्सप्लेन। कि तमाम नेचुरल प्रोसेसेस में एनर्जी डिग्रेड होती है या नहीं, तो एनर्जी तमाम नेचुरल प्रोसेसेस में डिग्रेड नहीं होती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो टोटल एनर्जी होती है क्लोज सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है, बेशक वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है लॉस इन एनर्जी में, जैसा कि साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इस तरह। तो एनर्जी जो होती है वो डिग्रेड नहीं होती नेचुरल प्रोसेसेस में, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज जरूर हो जाती है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड मून एंगुलर मोमेंटम यूजिंग अर्थ मून डिस्टेंस एंड मास ऑफ द मून। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि डाटा नोट करना है। डाटा में
क्या कहा गया है, मोमेंटम गिवन है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, एल कैलकुलेट करना है, अर्थ मून डिस्टेंस आर की वैल्यू गिवन है, एंड मास ऑफ द मून एम की वैल्यू गिवन है। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एंगुलर मोमेंटम का, एल इक्वल टू आर पी, आर की वैल्यू गिवन है, पी की नहीं गिवन, तो पी इक्वल होता है एम वी के, इसमें आर एम लिख के वी हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट जी एम ओवर आर के। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 3.9 इंटू 10 पावर 11। यहाँ पे भी आपने साथ यूनिट मस्ट लिखना है, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लिखेंगे उनमें आपने फार्मूला मस्ट लिखना होता है, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पुट कर देते, फार्मूला मस्ट लिखें और उसके बाद जो एंड पे आंसर आता है उसके साथ यूनिट भी मस्ट लिखें। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो इसका यूनिट रह गया है, आपने यूनिट भी साथ मस्ट लिखना है। इसके बाद आपके पास सेक्शन सी है। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो डिटेल में मैंने आपको चैनल के ऊपर एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपको ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल पर ज्यादा प्रॉपर आंसर मिलेंगे क्योंकि वो वीडियोस मैंने बाद में अपलोड किए हैं तो उनमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन से दी हुई है मैंने। तो इसमें हम देखते हैं कि शो दैट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन है, सेम वही आंसर है। तो इसमें आपने क्या करना है कि पहले इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि आपने इसको डायग्राम को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, इसके साथ डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद आपने इनका वर्क डन कैलकुलेट करना है। पहले 1 से 2 तक जो वर्क डन होगा वो कैलकुलेट होगा और इसके W12 आ जाएगा, ठीक है, वर्क डन 1 से 2 तक। उसके बाद आपने इसी तरह 2 to 3 करना है, ये 1 to 2 आ गया, उसके बाद 2 to 3 आ गया, 3 to 4 आ गया, n-2 to n-1 आ गया और n-1 to n आ गया। ये सारे कैलकुलेट करने के बाद इन सब को हम ऐड करेंगे, तमाम वर्क डन को। इनको ऐड करने से सिंप्लीफाई करना है आपने, तो ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ये इसी तरह से आपने इसका आंसर लिखना होगा। इसकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मैंने क्वेश्चंस में दी हुई है, अगर आपको नहीं समझ तो आप वहां से देख सकते हैं। इसका बी पार्ट जो था क्वेश्चन 3 का, differentiate molar specific heat at constant pressure Cp and molar specific heat at constant speed, constant volume Cv. Justify Cp greater than Cv. Also prove that Cp minus Cv equal to R. तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो है कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और इसी तरह Cp ग्रेटर देन है Cv, ये बेसिकली इसकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। यहाँ पे जस्ट आपको बता देता हूँ आपने क्या क्या लिखना होगा। एक, कांस्टेंट प्रेशर एट मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस Cp, इसकी डेफिनेशन लिखी, उसने कहा था डिफरेंशिएट करें, और उसके बाद Cv के बारे में लिखा। वो लिखने के बाद Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम इसका प्रॉपर जो प्रूव है वो हम लेकर चलेंगे जिस तरह बुक में हुआ है। तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको क्वेश्चंस में अपलोड की हुई है। इसको प्रूफ सिंप्लीफाई करने के बाद हम एंड रिजल्ट पे यही पहुंचते हैं कि Cp माइनस Cv इक्वल होता है कैपिटल R के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ये है, डिस्क्राइब सम SHM प्रूव दैट द प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट SHM along the diameter. Also derive an expression for time period and frequency of this body. Simple harmonic motion है क्या? Projection of a body moving in a circular path execute simple harmonic motion along the diameter. इसको हमने करना है और derive an expression for time period and frequency of this body. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी एग्जीक्यूट कर रही होती है ना, सर्कुलर मोशन, वो SHM परफॉर्म कर रही होती है, बेसिकली उसको प्रूव करना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब किया, उसके बाद हमने इसका प्रूव करने के लिए पार्टिकल कंसीडर किया जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका जो प्रोजेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। इसको हमने एक्सप्लेन करना है। डायग्राम जो है वो आपको ने ये वाली बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट एज एन एनिमेशन यहाँ पर की है ताकि आपको ये नजर आए कि जो सर्कुलर मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है।
डायग्राम जो है वो आपने इस स्लाइड में जो आपको नजर आ रही है, ये वाली डायग्राम आपने बनानी होगी। इसमें प्रॉपर इसको एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन करके तो इसको ड्राइव करके जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने यहाँ से फाइंड किया हुआ है। जहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ से तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये जो पिछला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया था, आल्सो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस बॉडी। तो इस बुक में आपने देख लेना है, मैंने मे बी वीडियोस में भी क्वेश्चंस में अपलोड किया हुआ होगा, जहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ आगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए भी रिलेशन फाइंड किया हुआ है, वो भी आपने इसमें करना है, वो इसमें रह गया था। नेक्स्ट हम 4B अटेम्प्ट करते हैं। 4B में क्या कहा गया है, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, व्हाट हैपेंस टू द अपैरेंट पिच हेयर्ड बाय द ऑब्जर्वर, व्हाट विल हैपन इफ बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन एंड प्रूव। इस क्वेश्चन में दो केस डिस्कस किए गए हैं कि सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और दूसरा वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो दोनों केसेस में जो पिच है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो एक्सप्लेन करना है। तो सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर, पहले इसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद इसका प्रॉपर रिलेशन फाइंड किया, और ये रिलेशन फाइंड करने के बाद इसको हम देख सकते हैं एफ प्राइम इक्वल आ रहा है v प्लस बी ओवर v माइनस ए इंटू एफ के। इसका मतलब ये हुआ कि एफ प्राइम हमारे पास क्या है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, वो ग्रेटर होगी हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। और जब सोर्स एंड लिसनर अवे मूव करते हैं तो उस टाइम पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी लेस होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट है, स्टेट एंड ड्राइव बर्नौलीज इक्वेशन आल्सो गिव वन ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। बर्नौलीज इक्वेशन को स्टेट एंड ड्राइव करना है और उसके बाद इसकी एक एप्लीकेशन भी देनी है। तो बर्नौलीज इक्वेशन का जो प्रॉपर प्रूव है, कंप्लीट प्रूव विद डेरिवेशन, वो आपने सारा इसमें एक्सप्लेन करना होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी। तो ये आपके पास ड्राइव होने के बाद ये कंप्लीट आंसर आ गया बर्नौलीज इक्वेशन का, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, इसमें उन्होंने एक ये भी कहा था कि क्वेश्चन में और क्या चीज पूछी गई थी वो भी यहाँ पे लिखनी याद नहीं रही, वो भी मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि आल्सो गिव वन ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशन जो हैं उनमें से एक एप्लीकेशन भी आपने लिखनी होगी, वो बुक में आपको दी गई हैं, उनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके एंड पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5B है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग एट ए पॉइंट मेकिंग एंगल्स ऑफ 0 डिग्री एंड 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। दो फोर्सेज हैं 30 न्यूटन और 40 न्यूटन की, ये एक F1 है 30 न्यूटन की और F2 है 40 न्यूटन की, एक्टिंग एट ए पॉइंट मेकिंग एंगल 0 डिग्री एंड 120 डिग्री। F1 0 डिग्री पे है एक्स एक्सिस के साथ और F2 120 डिग्री पे है एक्स एक्सिस के साथ। इनको हेटिट्यूल रूल के जरिए से ऐड कर दिया है। ऐड करके जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी उसको हमने कैलकुलेट करना है और उसका एंगल कैलकुलेट करना है। तो F1 20 है, थीटा 1 0 है, F2 10 डिग्री, F2 हमारे पास ये आपने यहाँ पे भी मिस्टेक है थोड़ी सी, ये आपने करेक्ट कर लेनी है। F1 30 न्यूटन है और F2 40 न्यूटन है, ठीक है। तो आपने ये जो फार्मूला है ये एज इट इज फार्मूला लिखना है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए, F इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और इसमें एफ एक्स इक्वल आ जाएगा F1x प्लस F2x के। F1x की जगह पे F1 cos थीटा 1 और F2x की जगह पे F2 cos थीटा 2। F1 की जगह पे जहां पे इस डाटा के मुताबिक वैल्यूज पुट हैं, लेकिन आपने सॉल्व करते वक्त जो स्टेटमेंट में वैल्यूज गिवन है उनके मुताबिक इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास Fx आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन 1 दोबारा आएगी, यही फार्मूला आप दोबारा लेंगे,
इसमें आपने एफ इक्वल कर देना है एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज इसमें ऊपर कर देनी है, तो ये एफ आ जाएगा √299.99। इसमें जो एफ वाई की वैल्यू पुट की गई है ना 8.66, वो भी आपको इसी तरह से कैलकुलेट करनी होगी। वो भी जहां पर मिस्टेक हुई है वो भी नहीं कैलकुलेट हुई, तो वो भी एफ एक्स जिस तरह कैलकुलेट किया एफ वाई भी उसी तरह कैलकुलेट होगा। फिर दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एफ आ जाएगा, और एंगल कैलकुलेट करने के लिए थीटा हम वैल्यूज पुट करेंगे तो एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ तक हमारे पास इस पूरा पेपर था जो फिजिक्स का 2023 का पेपर हुआ था, उसका कंप्लीट सोल्यूशन था। तो मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू।